भूगोल में आज का हमारा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज मानव अपनी आजीविका के लिए या अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक तरह की एक्टिविटीज़ या आर्थिक गतिविधियां करता है। इनमें से प्राथमिक क्रियाकलाप एक गतिविधि है। आर्थिक क्रियाकलाप के लिए 4 प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इन चारों गतिविधियों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं वे होती हैं जो सीधे तौर पर पर्यावरण से या हमारे चारों तरफ के वातावरण से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें ज़्यादातर उत्पाद पर्यावरण से, हमारे आसपास के वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव, चेंजेस या छेड़छाड़ नहीं की जाती, बल्कि उनको सीधे तौर पर प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्राचीन समय से ही, आदि मानव के समय से ही चली आ रही हैं। तो जैसे आखेट करना, संग्रहण करना, मछली पकड़ना, कंदमूल फल इकट्ठे करना, दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करना और खेती करना। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिक क्रियाकलाप है वो आखेट एवं संग्रहण। तो सबसे पहले है आखेट और उसके बाद है संग्रहण। आदि मानव अपने भोजन के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर था। वह जिस वातावरण में, जिस अक्षेत्र में रहता था, उस अक्षेत्र में जो भी जीव जंतु पाए जाते थे उनका शिकार करके वह अपने भोजन की पूर्ति करता था। धीरे धीरे यही समय चलता आता रहा और आखेट भोजन का एक मुख्य स्रोत बनकर के रह गया। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, उस सभ्यता के विकास के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ, आखेट भोजन का एक मुख्य स्रोत न रह करके बल्कि एक आमोद प्रमोद का साधन, मनोरंजन का साधन और कभी कभी यानी यदा कदा भोजन का स्रोत बनकर के रह गया। जैसे हम कुछ समय पहले जाएंगे तो जब राजा महाराजा होते थे तो वो आखेट के लिए जाते थे, जंगलों में, वनों में आखेट करते, जीव जंतुओं का शिकार करते थे। तो आखेट क्या है? वन्य जीव जंतुओं का, जंगली जीव जंतुओं का प्राप्त या उपलब्ध सामग्री के माध्यम से, उपलब्ध हथियारों के माध्यम से शिकार करना आखेट कहलाता है। अब वो हथियार कौन से होते हैं? आधुनिक हथियार नहीं होते उसमें प्राचीन हथियार होते हैं, जैसे पत्थर का प्रयोग, पत्थर की सहायता से, लकड़ी की सहायता से, तीर की सहायता से। तो इस तरह से आखेट किया जाता था। अब आदि मानव, प्राचीन मानव इन्हीं औजारों का प्रयोग करता था और इसी के माध्यम से आखेट करता था, शिकार करता था। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आते चले गए और तीरंदाजी आज भारत या विश्व के बहुत से देशों में आज भी देखने को मिलती है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ की यदि हम बात करें, यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास, तो यहाँ पर भी तीरंदाजी पाई जाती है। भारत के अगर हम मध्य भाग की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड की, तो यहाँ पर भी कुछ आदिवासी जातियाँ तीरंदाजी का प्रयोग करती हैं। और यदि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी तीरंदाजी का प्रयोग करते हैं। और यदि हम पत्थर से शिकार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, ब्राज़ील जैसे देशों में आज भी पत्थर से शिकार किया जाता है। यदि हम भाले से, भाला भी प्राचीन समय में प्रयोग होता था, यदि हम उसका देखें
तो जो ग्रीनलैंड वगैरह में एस्किमो जाति के लोग रहते हैं या यूरेशिया वगैरह है, इसमें भी भाले का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। शिकार वे क्यों करते थे, क्यों किया जाता था शिकार? शिकार वो कोई शौक में नहीं करते थे, शिकार उनकी आवश्यकता पूर्ति थी, आखेट उनकी आवश्यकता पूर्ति थी। क्योंकि उस समय पर मानव ने कृषि करना नहीं सीखा था, उस समय पर मानव के पास अपनी आजीविका के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे साधन उपलब्ध नहीं थे। तो वह केवल जीव जंतुओं का शिकार करके, जीव जंतुओं को मारकर ही अपनी आजीविका चलाता था, अपना भरण पोषण करता था, इसलिए वो शिकार करता था। उसे बहुत सारे आधुनिक हथियारों की जरूरत नहीं होती थी, जो भी उसके पास उपलब्ध सामग्री होती थी उन्हीं के माध्यम से वो जीवों का शिकार कर लेता था। जरूरी नहीं है कि सब जीवों के लिए उसे शिकार करना पड़े। छोटे जीव होते थे, उन्हें वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से भी मार सकते थे, छोटे लकड़ी के टुकड़ों से भी मार देते थे। तो इस तरह से आखेट करना, शिकार करना उनकी एक मुख्य आजीविका थी, एक मुख्य क्रिया थी, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि आखेट के साथ संग्रहण भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जब वे किसी बड़े जीव जंतु का शिकार कर लेते थे तो उसमें जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, यानी जो मांस या खाल का जो वो प्रयोग करते थे, उसको प्रयोग करने के बाद जो वस्तु बच जाती उनको वो इकट्ठा कर लेते थे। जैसे सींग है, गाय भैंस या जो भी उन्हें जीव जंतु मिलते उनके सींग को इकट्ठा करते थे, वो खाल को इकट्ठा कर लेते थे। जब बहुत ज्यादा सर्दी होती तो उस खाल के बने हुए वस्त्रों को वो पहनते थे। तो इस तरह से जीवों के अनेकों अंग जो उनको भोजन में काम नहीं आते उनको वो इकट्ठा कर लेते थे। जैसे पशुओं के खुर वगैरह इकट्ठे हो जाते थे, और जब वो शिकार के लिए वनों में जाते तो उसके अलावा उन्हें जंगल में जो भी जड़ी बूटियां, कंद मूल, फल या और कोई सूखी वस्तुएं मिलती तो वो उनका संग्रहण कर लेते थे, उन्हें इकट्ठा कर लेते थे, एक जगह पर इकट्ठा करते ताकि आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उनको प्रयोग किया जा सके। संग्रहण का बहुत ज्यादा प्रयोग तब होना प्रारंभ हुआ जब मानव ने अपना घर बना लिया, और अपना घर बनाने के बाद उसने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया, गांव बसा लिए। गांव बसा लेने के बाद उसे अपने भोजन को पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, अपने भोजन के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती, तो वहां पर वो जंगलों से एकत्रित कर गई। यानी भोजन मीन्स तब तक खेती करना शुरू नहीं किया था, वही जो जीव जंतुओं का मांस इकट्ठा करके लाते थे उसी को वो पकाना जब शुरू किया, तो पकाने के लिए यानी पकाकर खाना शुरू किया। जब आग की खोज हो चुकी थी तो पकाने के लिए उसे वनों की लकड़ियों की आवश्यकता होती थी। तो वनों की जब लकड़ियां उसने इकट्ठा करनी प्रारंभ की तो तब से संग्रहण की शुरुआत हुई। और जब लकड़ी के साथ साथ तो वो जंगल में जाते तो दूसरी वस्तुएं भी इकट्ठी कर लेते थे। उसमें जड़ी बूटियां होती थी, पशुओं के सींग, खुर, खाल और इस तरह की अन्य उत्पाद हो सकते थे। ये आखेट और संग्रहण आज भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पर आदिवासी जातियाँ पाई जाती हैं। यदि हम भारत की अगर हम बात करें तो आज भी उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्र में, अंडमान निकोबार में और मध्य भारत में ऐसी जातियाँ पाई जाती हैं जो इसका प्रयोग करती हैं। तो आखेट और संग्रहण प्राथमिक क्रियाकलाप की मुख्य आवश्यकता थी। इसके बगैर प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे मानव ने अपनी बस्ती बसाना शुरू कर दिया, गांव बसा लिए, और गांव बसाने के बाद उसे शिकार के लिए इधर उधर ना भागना पड़े, उसको भोजन अपने घर पर ही उपलब्ध हो, तो उसने प्रारंभ कर दिया पशुचारण और कृषि। उसने दो चीजें शुरू कर दी, पशुचारण और कृषि। यानी पशुचारण मीन्स पशु पालना। उसने अपने आसपास उसके आसपास जो भी पशु होते थे उन्हीं पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया ताकि उसकी आवश्यकता पूर्ति होती रहे, उसे घर में ही दूध मिलता रहे,
उसे घर में ही मांस मिलता रहे। उसने पशु पालने शुरू किए तो दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए, इस तरह की चीजों के लिए उसने पशुपालन प्रारंभ किया। तो पशुचारण की आवश्यकता तब हुई जब मानव ने बस्ती बसानी शुरू कर दी थी। तो बस्ती बसने के बाद, बस्तियां बनाने के बाद मानव ने पशुचारण प्रारंभ कर दिया। अब पशुचारण दो तरह का होता है, एक होता है चलवासी पशुचारण और एक होता है व्यापारिक पशुचारण। वैसे तीन तरह का है, लेकिन हम इसमें अध्ययन दो ही तरह का करेंगे। नंबर 1 है चलवासी पशुचारण, और नंबर 2 है व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण है जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है कि चलवासी यानी चल प्लस वासी। चल मीन्स चलायमान, चलता रहने वाला, गतिमान, यानी ऐसा पशुचारण जिसमें व्यक्ति अपने पशुओं के साथ चारे व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है, घूमता रहता है। वह अपने पशुओं को पाल रहा है, लेकिन पशुओं को पालने के साथ साथ वह गतिमान रहता है, चलायमान रहता है, वो स्थिर नहीं है। उसने एक स्थान पर पशु नहीं बांध रखे हैं। पशुओं को प्राकृतिक वातावरण के साथ ही जीवित रखा जाता है, उनको प्राकृतिक वातावरण ही प्रदान किया जाता है और उसी प्राकृतिक वातावरण में पशु जीवित रहते हैं। इस तरह का पशुचारण बहुत से क्षेत्रों में आज भी किया जाता है। जैसे अपने यहाँ के भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गद्दी, भोटी, बकरवाल, इस तरह के चरवाहे हैं जो ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा ठंड होने की वजह से निचले भागों में आ जाते हैं, और जब गर्मी निचले भागों में बढ़ना शुरू होती है तो वापिस ऊपर चोटियों की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह का पशुचारण तिब्बत के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलता है। इसी तरह का पशुचारण यूरेशिया के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलता है। इसी तरह का पशुचारण अर्जेंटीना वगैरह देशों में भी देखने को मिलता है। और मध्य अफ्रीका में इस तरह का पशुचारण पानी की खोज के लिए देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज और इधर अरेबियन कंट्रीज में यदि हम देखते हैं तो पानी की समस्या रहती है। तो पानी और चारे की खोज में पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। वे अपने पशुओं के साथ ही प्राकृतिक वातावरण व्यतीत करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। वहीं पशुओं के साथ घूमते घूमते वो पशुओं का दूध पीते हैं, पशुओं के साथ घूमते घूमते ही वो पशुओं का मांस खाते हैं, पशुओं के साथ ही रहते हैं, पशुओं के साथ ही सोते हैं। उनका अपना कोई घर नहीं होता है, और वहीं जंगलों से अपने लिए भी वो कुछ खाने पीने की वस्तुएं जुटाते रहते हैं। इसके बाद दूसरा है व्यापारिक पशुचारण। यह चलवासी पशुचारण के बिल्कुल विपरीत है। चलवासी पशुचारण में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन व पानी की तलाश में ले जाया जाता है, लेकिन व्यापारिक पशुचारण में पशु को एक ही स्थान पर बांध दिया जाता है, उनकी नस्लों में सुधार किया जाता है। जैसे चलवासी पशुचारण में पशुओं की नस्लों में कोई सुधार नहीं होता, जैसे नस्ल चलती आ रही है चलती, लेकिन यहाँ पर उत्तम नस्ल के पशु पाले जाते हैं। उनको दूध बढ़ाने के लिए, मांस बढ़ाने के लिए, यानी उनका वजन बढ़ाने के लिए उन्हें अनेक तरह के दवाइयाँ, औषधियाँ व चारा खिलाया जाता है। इस व्यापारिक पशुचारण में पशुपालक पशु को एक स्थान पर बांधता है और उसको बांधने के बाद उसके लिए चारे की, पानी की, दवाइयों की और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति पशुपालक एक ही स्थान पर करता है। तो इस तरह का व्यापारिक पशुचारण अमेरिका, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच एक है निर्वाह पशुचारण,
यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए 1, 2 या 3, 4 पशु रखना। तो इस तरह का पशुचारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इस तरह के आस पड़ोस के देशों में देखने को मिलता है। तो व्यापारिक पशुचारण में पशुओं की नस्ल सुधार के ऊपर ध्यान दिया जाता है, पशुओं के लिए उत्तम चारा उपलब्ध कराया जाता है और उसमें सब तरह के उत्पाद जो है वो स्वयं पशुपालक प्रयोग करता है, उनको बेचता नहीं है। व्यापारिक पशुचारण में जो भी उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता है, वो चाहे पशु का दूध है, पशु का मांस है, पशु की ऊन है या अन्य उत्पाद, वे सभी व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पशुचारण के बाद आता है कृषि। मानव ने जब आग की खोज कर ली, अपनी मानव बस्तियां बसा ली, तो उसे भोजन की आवश्यकता हुई। भोजन के लिए उसने कृषि करना शुरू कर दिया। तो कृषि में उसने क्या किया, उसके आसपास के वातावरण में जो भी बीज या जो भी पेड़ पौधे उसे दिखाई दिए, उन्हीं बीजों की सहायता से, उन्हीं पौधों की सहायता से नए पौधे उगाना शुरू कर दिया और यही कृषि की शुरुआत थी। यहीं से कृषि युग का आरंभ हुआ। कृषि करने के बाद मानव ने अपनी स्थायी बस्ती बसानी शुरू कर दी और कृषि उत्पादों को जब हार्वेस्टिंग यानी फसल कटाई होती थी तो उन उत्पादों को अपने घर पर रखने के लिए, संग्रहण करने के लिए भी उसको आवश्यकता महसूस होती थी। तो कृषि आने के बाद औद्योगिक क्रांति का भी प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वो इस अध्याय में हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें केवल कृषि कार्य ही पढ़ेंगे। तो कृषि भी फिर 2 प्रकार से की जाती है, आज भी 2 प्रकार से ही की जा रही है। नंबर 1 है जीवन निर्वाह कृषि और नंबर 2 है व्यापारिक कृषि। जीवन निर्वाह कृषि क्या है? जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान अपनी आजीविका यानी अपने परिवार और अपने स्वयं के आजीविका पूर्ति के लिए, जीवन यापन के लिए कृषि करता है। इस तरह की कृषि से जो भी उत्पादन होता है उसका प्रयोग कृषक व उसके परिवार के द्वारा कर लिया जाता है और थोड़ा बहुत जो अवशेष बचता है उसका प्रयोग उसके आस पड़ोस के किसानों में वितरित कर दिया जाता है या अगले वर्ष के फसल उगाने के लिए बीज के रूप में सुरक्षित रख दिया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है, यहाँ पर उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं होता है, खेती कृषि यंत्रों की सुविधा इतनी बेहतर नहीं होती है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता, कम किया जाता है और पानी या सिंचाई देने के लिए भी अत्याधुनिक तकनीकी का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। इस तरह की जीवन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? विकासशील देशों में और पिछड़े देशों में, जैसे दक्षिण एशिया के देश हमारा, इसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इसके बाद अरेबियन कंट्रीज, ईरान, अरबिया वगैरह और अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे इसमें अंगोला, नाइजीरिया, सूडान, इथोपिया, इस तरह के देशों में जीवन निर्वाह कृषि ज्यादा की जाती है। यहाँ पर व्यापारिक कृषि कम होती है। इसके बाद है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि वह कृषि है जिसका प्रयोग किसान व्यापार के लिए करता है। इसमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकतर उत्पादन का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता है। इसमें कृषि फार्म, बड़े बड़े फार्म होते हैं और उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, उत्तम किस्म के रासायनिक खाद व दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई की अत्याधुनिक तकनीकी से सिंचाई की जाती है, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।
इसमें जीवन निर्वाह कृषि में किसान व उसका परिवार स्वयं मेहनत करते हैं, जबकि व्यापारिक कृषि में अत्याधुनिक यंत्रों के माध्यम से, यानी मानव कम और यंत्र ज्यादा का प्रयोग होता है, और जबकि जीवन निर्वाह में यंत्र कम और मानव ज्यादा होता है, यानी वहां मानव श्रम है और यहाँ पर तकनीकी श्रम है। तो इस तरह से व्यापारिक कृषि की जाती है। अब व्यापारिक कृषि कहाँ कहाँ की जाती है? व्यापारिक कृषि ज्यादातर विकसित देशों में की जाती है। इसमें चीन है, कुछ हिस्सा चीन का, यूरोप है, ये ब्रिटेन और यूरोप के देश हैं, इसके बाद अमेरिका वगैरह, ब्राज़ील है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों में व्यापारिक कृषि की जाती है। लेकिन जब हम और आगे पढ़ेंगे तो व्यापारिक कृषि भी दो तरह की पाई जाती है। नंबर 1, चावल प्रधान व्यापारिक कृषि, चावल प्रधान व्यापारिक कृषि, और नंबर 2 है चावल रहित व्यापारिक कृषि। देखिए, व्यापारिक कृषि पर भी जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारा विश्व 700 करोड़ से ज़्यादा आबादी का हो चुका है, तो इतनी बड़ी आबादी के पालन पोषण के लिए हमें ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता होती है। और पूरे विश्व में यदि हम नज़र लगाएं तो मुख्य भोजन या जो भी भोजन का मुख्य भाग है, अंश है, वो चावल होता है। तो इसलिए चावल ज़्यादा उगाया जाता है ताकि बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके। तो व्यापारिक कृषि भी अगर कहीं की जाती है तो वो चावल प्रधान व्यापारिक कृषि होती है। इसमें बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहाँ पर चावल की खेती की जाती है, चावल की 3-3 फसलें ली जाती हैं। अत्याधुनिक यंत्रों से चावल की खेती में सिंचाई की जाती है। वहाँ पर बीज रोपण से लेकर के और निराई गुड़ाई और कटाई तक का सारा कार्य मशीनों से किया जाता है, और इसके बाद उसका जो भंडारण है वो भी सब आधुनिक तकनीकी की सहायता से किया जाता है। इस तरह की कृषि भी वही उन विकसित देशों में। लेकिन अगर हम अपने भारत के कुछ हिस्सों में नज़र दौड़ाएं तो जैसे केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस तरह के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हमें इसका अंश देखने को मिलता है, चावल प्रधान व्यापारिक कृषि का। दूर दूर तक जब हम नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ चावल की खेती देखने को मिलेगी। वे क्षेत्र जो चावल रहित कृषि है, यानी जहाँ चावल नहीं होता, ऐसे क्षेत्र बहुत सारे हैं जहाँ बागानी कृषि वगैरह की जाती है, वहाँ चावल मुख्य नहीं है। जैसे केले के बागान, फलों के बागान, यानी जितने भी फल हैं सभी के बागान हैं। इसके अलावा व्यापारिक कृषि में चावल के अलावा अन्य खाद्यान्नों की, चाहे वो अनाज हैं, चाहे दालें हैं, चाहे तिलहन हैं, तो उन सब की, या फिर पटसन की खेती है। पटसन की खेती के लिए जैसे हमारा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल काफ़ी फेमस हैं। तो इस तरह की चावल रहित व्यापारिक कृषि भी होती है। यदि हम भारत की बात करें तो बागानी कृषि में असम के अंदर चाय, केरल और यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के जंक्शन पॉइंट के ऊपर हैं, तो वहाँ पर भी चाय, कॉफ़ी की खेती और मसालों की खेती की जाती है। तो वो चावल रहित व्यापारिक खेती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ चावल प्रधान व्यापारिक कृषि है। तो चावल प्रधान व्यापारिक कृषि इसलिए की जाती है ताकि बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण हो सके। और चावल रहित कृषि क्यों की जाती है? उसके 2 वजह हो सकती हैं। या तो उस क्षेत्र में चावल पैदा नहीं हो सकता, चावल के अनुकूल जलवायु नहीं है, या उस क्षेत्र में चावल के अलावा दूसरी वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है। इसमें सभी तरह की बागानी कृषि, मसालों की खेती और अनाजों की खेती। जैसे यदि हम बात करें
अपने भारत में ही यदि मध्य प्रदेश में की को देखें तो यहाँ दालें व्यापारिक स्तर पर उगाई जाती हैं। तो इसी तरह से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ गन्ना भी बहुत जगह व्यापारिक स्तर पर, या प्याज की खेती महाराष्ट्र में। इसी तरह कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर केले की खेती व्यापारिक स्तर पर होती है। तो ये है। अब इसके बाद फसलें भी आती हैं इसमें, ये कृषि से संबंधित हो गया। इसमें एक फसल आएगी चावल की, उसके ऊपर पूरा नोट आता है, एक क्वेश्चन आता है, चावल की फसल क्या, क्यों, कैसे, या चावल की फसल पर एक निबंध लिखिए। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो देखते हैं, जिन्हें खेती का अनुभव है, वे इसके ऊपर आसानी से निबंध लिख देंगे। लेकिन जो बच्चे खेतों में नहीं आते जाते हैं, जिन्हें खेतों का अनुभव नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। पर दिक्कत नहीं है, आसानी से अगर वो ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। चावल की कुछ क्षेत्रों में 3 फसलें ली जाती हैं। कहाँ पर ली जाती हैं वो अक्षेत्र है 23 से, यानी हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, 23 से 1/2 साउथ से और 23 से 1/2 नॉर्थ यानी उत्तर। करक और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ना, इसमें जहां जहां भी जलवायु उपयुक्त है वहां चावल की 3-3 फसलें ली जाती हैं। उनमें लेकिन उनमें उत्पादन का फर्क है। जैसे इसमें जो मानसून ऋतु की फसल है, सर्दी की ऋतु की फसल है और गर्मी की ऋतु की फसल है। यदि उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो मानसून क्षेत्र में अगर 80% उत्पादन होता है, सर्दी में 18% उत्पादन होता है और गर्मी में वही कम होकर के 2% उत्पादन रह जाता है। तो इस तरह से उसमें कमी देखी जाती है। तो चावल की खेती के ऊपर अब हम आगे बात करते हैं। चावल की उगाने की विधि। चावल की फसल को उगाने के लिए 2 विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहली विधि है चावल की पनीरी तैयार करके। पनीरी मीन्स पौध तैयार करके बीजों को एक छोटे से क्षेत्र में बो दिया जाता है और उनमें प्रतिदिन पानी डाला जाता है ताकि, और उनकी मल्चिंग भी की जाती है। मल्चिंग मीन्स कुछ ऐसा ढक देते हैं जिससे उनमें पानी की नमी या पानी की मात्रा बनी रहे और जिससे पौधे सूखे ना। तो इस तरह से उसकी पनीरी तैयार की जाती है। पनीरी तैयार करने का उपयुक्त मौसम मई आखिर है। मई आखिर से लेकर के और जून तक पनीरी तैयार होती है और जून आखिर से जुलाई प्रारंभ में इसको खेतों में रोपित कर दिया जाता है। जब पौधे 6 से 9 इंच के हो जाते हैं, 6 से 9 सेंटीमीटर 6 से 9 इंच के जब पौधे हो जाते हैं तो तब इनको खेतों में रोपित कर दिया जाता है। दूसरी विधि है इसको उगाने की, वो विधि है छिटकुआ विधि। इसको चावल के खेतों में मई के आखिर में छिटक दिया जाता है। उसके बाद इसकी जुताई कर दी जाती है और इसमें पानी छोड़ दिया जाता है, तो बीज वहीं अंकुरित हो जाते हैं और वहीं पौधा तैयार होता है। लेकिन छिटकुआ विधि में उत्पादन कम मिलता है और पनीरी विधि से जो चावल तैयार किया जाता है उसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है। इसके बाद आता है खेत में लगाने का। तो उसको मानसून ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है उसको खेत में रोपित कर दिया जाता है। खेत में रोपित होने के बाद उसमें रोपित करने के बाद उसमें उपयुक्त खाद भी वगैरह दवाइयाँ वगैरह डाली जाती हैं ताकि पौधे की उत्पादन क्षमता बढ़ती रहे। चावल की फसल को पाला बिल्कुल सहन नहीं होता, उसके लिए पाला नहीं होना चाहिए। चावल की फसल को बीच बीच में अच्छी वर्षा होती रहनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि अच्छी वर्षा होती रहती है तो चावल की फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। बादलों का छाया रहना भी इसकी फसल के लिए लाभदायक है, क्योंकि जितने बादल छाए रहेंगे उससे तापमान कम बढ़ेगा, तापमान कम बढ़ेगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। इसके अलावा चावल की फसल को पकने के लिए
3 से 4 महीने लग जाते हैं। मानसून में 4 महीने का इसका समय लग जाता है। 4 महीने बाद इसको अक्टूबर अंत या नवंबर के प्रारंभ में इसको खेतों से काट लिया जाता है और काटने के बाद फिर इसको भंडारण के लिए मंडियों में या अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, जिससे कि इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। चावल के बाद दूसरी फसलें गौण हैं, उनका अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैसे हमें पता हो कि दूसरी फसलें जो चावल रहित कृषि में की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें जैसे गेहूं है, ये सर्दी की मौसम की फसल है। इसके बाद ज्वार है, ज्वार दोनों तरह से प्रयोग की जाती है, खाने के लिए भी और पशुओं के चारे के रूप में भी। इसके बाद मक्का है, ये भी दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है, खाने के लिए भी और पशुओं के चारे के लिए भी। मक्का के बाद रागी, जौ, तिलहन, कपास, पटसन इत्यादि, ये फसलें भी पैदा होती हैं। और भी हो सकती हैं इसमें, जैसे खाद्यान्नों में चना वगैरह है, और भी हो सकती हैं। तो इस तरह की फसलें उन क्षेत्रों में पैदा की जाती हैं जहां की जलवायु चावल के अनुकूल नहीं है। तो चाहे वो विकसित देश है, चाहे विकासशील देश है, जहां पर चावल के लिए उपयुक्त क्षेत्र है वहां चावल उगाया जाता है। इसके बाद बाकी अन्य फसलें उगाई जाती हैं। दूसरे नंबर की जो खाद्यान्न है वो चावल के बाद गेहूं है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, उसके बाद यूरोप है, चाइना है, फिर भारत है। तो इस तरह से बहुत से देश इसके अच्छे उत्पादक हैं, जिनमें उत्पादन अच्छी मात्रा में पाया जाता है।